नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए घटना से पूर्वावलोकन लेकर की सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें अभी मेरी जो पहला सीरीज जो चल रहा है पोल्ट्री के लिए चल रहा है। अब तक हम लोग इसमें मौलिक अधिकार तक देख चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट दोस्तों बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी। डीपीएसपी आखिर ये जो शब्द लिखा है दोस्तों, राज्य पहले शब्द पे बात करते हैं फिर आगे चलते हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्व, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब शब्द से ही क्लियर है दोस्तों। इसमें ये कहा गया है कि राज्य अगर कोई भी नीति बनाएगा, राज्य अगर कोई भी नीति बनाता है, कोई भी पॉलिसी बनाता है, तो वह इसका अनुसरण करेगा। अनुसरण का मतलब ये हो गया कि आप इसको परिप्रेक्ष्य में देख के बनाएंगे कि आखिर जो हमारा कर्तव्य है, किसी स्टेट का जो कर्तव्य होता है, राज्य का मतलब ये हो गया, हमारा राज्य का मतलब ये है पोल्ट्री वाले राज्य से यानी सरकार मान के लिए कुछ देर के लिए, जो कि यूपी बिहार नहीं, ठीक है। तो सरकार कोई भी पॉलिसी बनाएगी, कोई भी नीतियां बनाएगी, इसी के अकॉर्डिंग बनाएगी। जैसे महिलाओं के लिए अवसर का अधिकार दिया गया, पंचायती राज दिया गया, या काम और शिक्षा का अधिकार जो दिया गया, सब इसी के तहत बनाया जाता है। यानी सरकार जो नीतियां बनाई जाती हैं, इसको ध्यान में रख कर बनाती है। हम जो नीति बना रहे हैं, क्या इसके मद्देनजर है या नहीं। हमारा शुरुआत करते हैं कि यहाँ से क्या भारत के संविधान भाग 4 में अनुच्छेद 36 लेकर 51 तक क्या है दोस्तों, राज्य के नीति निषेध तत्वों का प्रावधान किया गया है। ठीक दोस्तों, एक आपको ये ध्यान देने वाली बात है, जो नीति निषेध तत्व आयरलैंड के संविधान के प्रेरित है। एक शब्द बड़ा लिया जाता है, अक्सर जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो नहीं ध्यान देते इस शब्द पर, लोग कहते हैं लिया गया है। लिया गया शब्द जो होता है कॉपी पेस्ट होता है। हमारे संविधान में कोई भी प्रावधान लिया नहीं गया है, बस हमने ये किया है कि जहां कोई प्रावधान वहां पे लिखा गया था, उसको अपने यहाँ अपने भाषा में अपनी चीजों हमने उसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, ये चीज यह वहां से प्रेरित होकर लिखा, ये नहीं कह सकते कि हम वहां से लिए गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा कम बुद्धि वाली चीजें परिचायक होती है। खैर, अनुच्छेद नीति निषेध तत्व की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है कि इसे मुख्य पक्ष निम्नलिखित है। क्या नीति निषेध तत्व के उपबंध न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, जो जैसे दोस्तों आपने फंडामेंटल राइट जब आपने पढ़ा था, उसमें ये देखा था अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट कोई उल्लंघन करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 32 तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 तहत डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं कि भाई साहब इन्होंने मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया, इनको पनिशमेंट दीजिए, हमारे अधिकार का उल्लंघन हुआ है। लेकिन अगर जो नीति निषेध तत्व है, इसके किसी बात के उल्लंघन हो रहा है, तो क्या होगा, आपको इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमारे ये नीति निषेध तत्व का उल्लंघन हो रहा है। क्यों ऐसा, आखिर यहाँ क्यों गया है? क्योंकि आपको पता है, जब देश दोस्तों आजाद हुआ था, जब देश आजाद हुआ था, उस वक्त भारत के पास संसाधनों की कमी थी। इन संसाधनों के मद्देनजर इसको क्या किया, वैकल्पिक बना दिया गया। वैकल्पिक मतलब ये हो गया, ये सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि अगर सरकार के लिए बाध्यकारी रह जाता तो आए दिन इतने मुकदमे हो जाते सरकार के ऊपर, सरकार इसे ही पूर्ति करने में लग जाती, अन्य काम डेवलपमेंट नहीं रख जाता। यह सरकार की मंशा पर रख दिया गया कि भाई साहब आपके पास जैसे भी समय मिले, जैसे भी संसाधन हो, आप इस चीज को काम करते रहे। इसलिए आपको पता है दोस्तों, जैसे जैसे देश आगे ग्रोथ करता गया, वैसे वैसे हम इस पर इम्प्लीमेंटेशन करते चले गए। ठीक है, इसलिए इसका मतलब क्या है, नॉन इन्फोर्सेबल। ठीक है, तथा इस सिद्धांत के देश संचालन की मूलभूत है। मूलभूत का मतलब यह है, कोई भी आप नियम कानून योजनाएं बनाएंगे, इसको मद्देनजर ध्यान में रखकर बनाएंगे। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस सिद्धांत को कानून बनाकर लागू करे। ठीक है, अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। पूछा जाता है कई बार, आखिर लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहाँ लिखी गई है? तो क्या है दोस्तों, डीपीएसपी और उद्देशिका में दो जगह क्या है, कल्याणकारी राज्य की हमें झलक मिलती है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरी कुछ नीतियां निषेध तत्व कौन कौन से है दोस्तों? पुरुष और स्त्री में समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, जैसे भौतिक संसाधन, वितरणकारी न्याय और आर्थिक विकेंद्रीकरण। पुरुष और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन हो। इसका मतलब ये है कि हमें स्त्री और पुरुषों के बीच में ये नहीं भेदभाव करना है, आप स्त्री हैं आप ये रोजगार नहीं कर सकते, आप स्त्री हैं आप एसडीएम नहीं बन सकती, आप स्त्री हैं आप कलेक्टिव नहीं जा सकते। नहीं, हमें ऐसा भेदभाव नहीं करना है। प्लस संसाधनों का
वितरणकारी न्याय, इसका क्या मतलब है? इस अनुच्छेद को आप पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें हमें ये पता चलता है, ये हमारा क्या है, एक समाजवादी जो दृष्टिकोण है, इससे परिलक्षित होता है। क्यों? क्योंकि जो समाजवाद होता है दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो समाजवाद होता है, समाजवाद समाजवाद का मतलब ही होता है संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व, समुदाय का स्वामित्व। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के पर्टिकुलर या किसी राज्य का पर्टिकुलर संसाधन नहीं होगा, बल्कि जो वहां देश की जनता है या राज्य की जनता है, उसका ही पूरा संसाधन होगा। इसीलिए इसका झलक हमें यहाँ पर मिलता है। ये है 39 का जो है दोस्तों, क्या, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कोई गरीब है, कोई दीन दुखी है और किसी समस्या से न्याय के सामने जाता है, तो उसको सरकार को न्याय उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। इसी अधिनियम के तहत आपको आपको इसी कानून के तहत दोस्तों, नालसा जो एक्ट आया है, नालसा आप लोग पढ़े होंगे, नालसा एक्ट इसी के तहत आया है कि हमें लोगों को क्या विधिक सहायता प्रदान किया जा सके। अनुच्छेद 40 में क्या है दोस्तों? राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 क्या है दोस्तों? राज्य के कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार प्राप्त करने के प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 में क्या है दोस्तों? राज्य काम की न्याय संगतता, मनोचित दशाओं और प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगी। अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 43 के अनुसार क्या है दोस्तों? राज्य कर्मकारों की उचित मजदूरी, कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 43 का क्या है दोस्तों? इसके अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करें। ये भी अनुच्छेद जो है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा आया है। और ये भी 39 का आपको ध्यान देना है, जो डीपीएसपी है आपके लिए, इसके तो इसका अनुच्छेद जो है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अनुच्छेद के साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कौन कौन से संशोधन हुए, ये भी पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा गांधीवादी दृष्टिकोण है, कौन सा उदारवादी दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण भी, या कौन सा समाजवादी दृष्टिकोण है, ये आपसे पूछा जाता रहता है। इसे वर्गीकरण आपको करके पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। अनुच्छेद 44 क्या है दोस्तों? भारत के लिए संपूर्ण राज्य में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 45 क्या है दोस्तों? 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का प्रबंध। ये दोस्तों 86 संविधान संशोधन जो हुआ है, इसके द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। दरअसल हुआ क्या था, इसके पहले इसमें ये लिखा गया था 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए शिक्षा, लेकिन इससे क्या किया गया, 46वें के द्वारा 86 के द्वारा इसे हटा दिया गया है और ये शब्द जोड़ा गया है। आपको कंफ्यूजन करने के लिए शब्द दिया जा सकता है। 46 में क्या है? राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु आर्थिक हितों के वृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 47 में क्या है? राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य आदि को सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 क्या है दोस्तों? इसके तहत राज्य कृषि, पशुपालन और वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू वाहक मवेशियों को वध करने से प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कभी पूछा जाए आखिर पूरे संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जहां सांप्रदायिकता की झलक दिखती है, तो ये अनुच्छेद 48 ही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो गाय और बछड़ों की नाम लिया गया है, तो चूंकि गाय एक विशेष संप्रदाय से जुड़ जाती है, इसलिए कभी कभी जो संविधानविद हैं या कानूनविद हैं, वो ये कहते हैं इसमें क्या है, ऐसा सांप्रदायिकता की झलक दिखती है। फिर आगे क्या है? अनुच्छेद 48 का के अनुसार देश के पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा करने की प्रयास करेगा। ये भी जोड़ा गया है, क्या 42वें के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं को संरक्षण का प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत क्या है दोस्तों? राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका की कार्यपालिका से अलग। इसमें ध्यान देना है, आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, न्यायपालिका विधायिका से पृथकीकरण दे सकता है या न्यायपालिका के आदर्श से पृथकीकरण दे सकता है, नहीं, ये न्यायपालिका और कार्यपालिका से, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 51 क्या है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वृत्ति के लिए प्रयास करेगा। ये आपके पूरे अनुच्छेद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। एक कंपेरिजन दिया गया है, आपसे ध्यान दीजिएगा। क्या इसमें मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व में अंतर क्या है? इसमें ये भाग 3 में है, ये भाग 4 में है। ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ये आयरलैंड संविधान से प्रेरित है।
इसकी प्रकृति नकारात्मक है, इसकी प्रकृति सकारात्मक। इसका क्या मतलब है? नकारात्मक का मतलब ये हो गया कि जब कोई कानून या विधि या ऐसे क्षेत्र जो राज्य के ऊपर लागू होते हैं उसे नकारात्मक कहते हैं, और जो राज्य के लिए मतलब राज्य के ऊपर नहीं लागू होते उसे सकारात्मक कहते हैं। ये वाद योग्य है, वाद योग्य मतलब उल्लंघन होने पर न्यायालय में द्वारा लागू किया जा सकता है, जबकि ये गैर वाद योग्य है, इसे लागू नहीं किया जा सकता। ये कानूनी रूप से मान्य है, ये नैतिक या राजनीतिक मान्यता। इसका मतलब ये है मानना, ये न मानना ये सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है। कानून लागू करने के लिए विधि का आवश्यकता नहीं है, और इसे लागू करने के लिए विधि की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है कि आप फंडामेंटल राइट ऑलरेडी जो लिख दिया है वो एक तरह से कानून ही है, अगर उसको आप उल्लंघन करते हैं उसके लिए कोई नियम कानून विशेष बनाने के प्रावधान नहीं है। इसमें है जैसे अनुच्छेद 40 में लिखा था पंचायतों का गठन, तो पंचायतों के लिए क्या 73 संविधान संशोधन आया, क्या क्या कानून बनाया गया कि नहीं बनाया गया? यानी आप इसको लागू करेंगे तो आप विधि बनाएंगे, इसके लिए नहीं। ये क्या व्यक्तिगत कल्याण के लिए है, ये सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए। ये नागरिकों को स्वतः प्राप्त है, ये सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, क्या राज्य के निर्देशक तत्व सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक प्रजातंत्र का स्थापना करना, सामाजिक प्रजातंत्र का स्थापना करना, या गांधीवादी प्रजातंत्र का स्थापना? क्या है? सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। ठीक दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माताओं ने एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के प्रावधान करना चाहते थे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना बिल्कुल था, सामाजिक आर्थिक न्याय करना बिल्कुल था, एक धर्म राज्य, यानी ये जो स्टेटमेंट धर्म राज्य की स्थापना करना ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। लिखा गया है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 336 से 31 तक राज्य के नीति सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में निर्माताओं का लक्ष्य इस सिद्धांत के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्या है? राज्य के नीति सिद्धांतों ये किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, कैसा है दोस्तों? ये क्या है? निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं परिवर्तनीय नहीं होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार जो होते हैं परिवर्तनीय होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसे कानून द्वारा लागू कराया जा सकता है और इसे लागू नहीं कराया जा सकता। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए दिए गए निर्देश हैं। ठीक है, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों के राज्यों के हित के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की। इसका मतलब क्या है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ इसे लागू किया जाएगा, और मौलिक अधिकार कैसा हुआ तब उसमें कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अब पूछ लिया गया प्रश्न, क्या निर्देशक तत्व कैसे हैं? क्या है? अवादी योग्य। अवादी योग्य समझा चुके हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन कौन से? विधायिक कृत्यों को निर्बंधन करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता है। कार्यपालिका कृत्यों पर निर्बंधन करता है? नहीं, बल्कि क्या है? स्वेच्छा पर आधारित है, यानी ये किसी के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करता है ना। ठीक है, IAS 2017 का प्रश्न था, ना तो ए ना तो दो। क्या है दिया गया, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया जाए। जो DPSP है विधायिका, कार्यपालिका या संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश है। क्या है दोस्तों? सिफारिश है। M शीतलवाड़ के अनुसार नीति निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते हैं। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और न ही कार्यपालिका के। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा सही है? कौन सा? ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? नहीं है, बिल्कुल है।
मतलब क्या है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, ये किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये इस भाग के अधिकतम सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बना के प्रभावी करेगा। जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे क्या, ये कानून बना के प्रभावी करेंगे 2 और 3। आईएएस 2020 का प्रश्न है, देख लिया जाए। जस्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका अर्थ यह है, इस संविधान का एक हिस्सा है और जिसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। भाग 4 के उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तदाप इस सिद्धांत में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं और ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने की प्रभावी करते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। एक चीज और देखिएगा, जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंक राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर लघु उद्योग को प्रोत्साहन, मनरेगा, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये सब क्या है, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए उन्नयन के लिए आरक्षण आदि का प्रयास दर्शाते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? कौन से दोस्तों? 37 में लिखा गया। 36 में ये लिखा गया है, 36 में लिखा गया है, आपको मैं बता दूं ऐसे ओरली कि जब तक कि संदर्भ से अन्यथा जब तक कि संदर्भ से अन्यथा जब तक कि संदर्भ से अन्यथा मतलब ना हो, तो राज्य का मतलब ये है कि जो भाग 12 में लिखा गया है, ठीक है, जो भाग 12 में राज्य की परिभाषा लिखी है, सॉरी अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा लिखी गई है, वही राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी लिखा है। जब तक के संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, मुंह से नहीं निकल पा रहा था, शब्द मुंह में ही था, जब तक के संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, किसमें लिखा है? अनुच्छेद 36 लिखा है। क्या लिखा है? परिभाषा दी गई है। उसके बाद क्या लिखा है? 37 में ये लिखा गया है ताकि न्यायालय द्वारा यह परिवर्तनीय नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। कानून निर्माण इस सिद्धांत को लागू करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। राज्य की नीति निदेशक तत्व के बारे में कथन में विचार कीजिए। बार बार बहुत प्रश्न बनते हैं यहाँ पे आपके लिए, यहाँ से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, इसलिए और इसके आर्टिकल संशोधन दोनों ध्यान देना है। ठीक है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही है। ये तत्व अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही। ठीक है, आईएएस 2015 क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समावेश भारत के संविधान में कहाँ पे है? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, चौथी अनुसूची, प्रस्तावना। अगर इस प्रश्न को अगर कोड दिया होता तो ए और डी दोनों ऑप्शन होता, अगर कोड नहीं दिया तो इसलिए क्या है, केवल ए ऑप्शन हम मार्क के चलेंगे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया तो थोड़ा देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारतीय संविधान में डीपीएसपी के तत्व में किया गया है। यह भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के तक शामिल है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है। राज्य अपने नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उपलब्ध कराएगा, जो कल्याणकारी राज्य का एक आदर्श प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निदेशक तत्वों के कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। ठीक दोस्तों, इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निदेशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। मैंने कहा ना कि अगर पूछा जाए कल्याणकारी राज्य का विचार कहाँ मिलता है, तो आपको प्रियम्बल और डीपीएसपी दोनों ध्यान होना चाहिए। अगर जैसा आप समझे उससे हम करेंगे। जैसे मैं पूछा कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है, यहाँ ये भी ऑप्शन सही है, उद्देश्य का भी सही है। अगर कोड दिया होता तो दोनों होता, अगर कोड नहीं दिया गया है तो आप डीपीएसपी ही आंसर करेंगे। ठीक दोस्तों, कल्याणकारी राज्य कहाँ घोषित किया गया? अगर ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों, कल्याणकारी राज्य का विचार कहाँ पाया जाता है? अब देखिए इसमें दे दिया मौलिक अधिकार प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्व, कोड दे दिएगा। पीसीएस 1997 का प्रश्न है, तो यानी इसमें डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व के सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं दोस्तों? समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। मैंने आपसे कहा था शुरुआत में
कि जो नीति निषेध तत्व है इसको 3 भागों में विभाजित किया है। कौन से? गांधीवादी हैं कुछ समाजवादी हैं, कुछ उदारवादी। आपको इनके अनुच्छेद भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। भाग 4 में अनुच्छेद 36-51 तक तहत किया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बार-बार हम वही पढ़ रहे हैं। इसके अध्ययन के लिए समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी मानवाधिकार, सामाजिक आर्थिक कल्याण आदि भागों को विभाजित किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से मिलती है, हम लोग देख चुके हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें संविधान निर्माताओं ने को 1937 के आयरलैंड संविधान से हुई है। आयरलैंड संविधान में अनुसरणीय इस भाग के फेबियन समाजवाद और उदार लोकतंत्र की विचारधाराओं, गांधीवादी मानवाधिकारों के सर्वत्र घोषणा की बात मिलता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। मतलब इनका प्रभाव हमें इस पे मिल जाता है। फिर वही सब है कि कहां से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है। बार बार वही प्रश्न है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत विचार लिया गया कहां दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है। आगे चलते हैं। ठीक, नीति निषेध सिद्धांत वाद योग अवाद योग क्या है? अवाद योग है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इस हम लोग बार बार देख चुके हैं और एक्सप्लेनेशन बार बार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा जाता है। हम एक बार समझा दिए, आपको कोर कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। आप उस कॉन्सेप्ट से उनको फिर क्वेश्चन देखते चलिए, बच्चे प्रैक्टिस के रूप में आपका प्रैक्टिस होता चला जाएगा, याद होते चले जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? क्या है दोस्तों? डीपीएसपी। हमने कहा ना कि ये क्या है, उसके लिए आधारभूत है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है दोस्तों? राज्य की नीति निषेध तत्वों का। इसका मतलब क्या है? उसमें क्या संसाधनों पर, मैंने कहा था संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व है, यानी समाजवाद का लक्ष्य है। और समाजवाद क्या करता है? व्यक्तिगत धन को संकेंद्रण को प्रतिषेध करता है, यानी पूंजीवाद का विरोध करता है। ठीक, इसीलिए क्या है, उसका उल्लंघन माना जाता है। भारतीय संविधान के डीपीएससी, यानी हम डीपीएसपी बार बार इसलिए बोलेंगे क्योंकि राज्य के नीति निषेध तो बार बार बोलना नहीं ठीक है। हम क्या करेंगे? डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी तत्वों के तहत प्रावधानित है कि राज्य अपनी नीति के विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जो सामूहिक हित के सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन उत्पादन साधनों का सर्वत्र निर्धारण के लिए अहित का केंद्र न हो। किसमें लिखा है? 39 खा में। और 39 ग का लिखा है, इस प्रकार धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत डीपीएसपी के तत्वों का उल्लंघन करेगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया कहा है दोस्तों? डीपीएसपी में। हम लोग देखें क्या 39 में, अनुच्छेद 39 में लिखा गया है कि नहीं? अभी देखे थे। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है और यह राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का एक अंग है। ठीक है, अनुच्छेद 39 घ में यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 39 घ में के अनुसरण में संसद 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया। पूछ लिया जाए, समान पारिश्रमिक अधिनियम का पारित किया गया, शायद आपके लिए नया प्रश्न बन सकता है, इसलिए चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान का प्रस्तावना 39 का आलोक में अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने के समान कार्य के समान वेतन मिलते। इसका क्या मतलब है? आपको पता है दोस्तों, जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है? वित्त की समझ समता, विधियों के समान संरक्षण। इसका क्या मतलब है कि आप कोई भी चीज बनाएंगे, कानून बनाएंगे, उसमें किसी भी लिंग विभेद से आप विशेष से आप भेदभाव नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? यहाँ से रिलीफ हो गया। अनुच्छेद 16 में यह लिखा गया है कि आप किसी भी, मैं ओरली बता रहा हूँ इसलिए चूंकि लिखना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बस सुन लीजिए ताकि दिमाग कॉन्सेप्ट बना रहे। अनुच्छेद 16 ये कहता है कि आप अवसर की समता देंगे अगर लिंग भेद, किसी में लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करिए। इसका मतलब क्या है? हमें इस चीज को हम ये कहते हैं कि हमें क्या है, सभी स्त्री और पुरुषों को क्या करना है? समान रूप से व्यवहार करना है। कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निषेध
तत्वों में निहित है, क्या है? अपराधों के दोषी संरक्षण, क्या है? मौलिक अधिकार में है ये। प्राण दैहिक स्वतंत्रता 21 अनुच्छेद है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों, ये भी नहीं है। ये है स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों? उत्पीड़न के अधिकार, बिल्कुल है ये। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये है क्या है आपका? निर्देशक तत्व है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई दोस्तों? डीपीएसपी अनुच्छेद 40। किसमें? डीपीएसपी अनुच्छेद 40 में ये प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। इस पर एक बार फिर देख लीजिएगा। संविधान भाग 4 में डीपीएसपी के पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुच्छेद 40 में राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों का गठन प्रावधान किया गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। हम चूंकि इस पर निशान देख चुके हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे। कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन के लिए सरकारों को निर्देश करता है? कौन से दोस्तों? अनुच्छेद 40। पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों का गठन दोस्तों कहाँ है? डीपीएसपी निश्चित सिद्धांत। अब हमें कुछ दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया है, और इस पे किसमें क्या लिखा गया है आपको मिलाना है। क्या? समान, अभी हम लोग ऊपर देखे समान आचार संहिता 44 में, ग्राम पंचायतों का गठन मतलब 5 में हो गया, कृषि पशुपालन 48 मैंने कहा ना, इसमें झलक मिलती है। न्यायपालिका कार्यपालिका पृथकीकरण किसमें दोस्तों? 50 में। और अंतरराष्ट्रीय शांति क्या है? 51 में। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ये सम्मिलित भी किया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन 40, समान आचार संहिता 44, कृषि एवं पशुपालन 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथकीकरण 50, अंतरराष्ट्रीय शांति क्या है किसमें? 51। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर से वही आ गया सम्मिलित करने के लिए कौन सी किस्में हैं, तो आप इस पर देख लीजिएगा। फिर से ग्राम पंचायत 40, 41 में गया कुछ दशाओं में काम और शिक्षा का और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। 44 समान नागरिक संहिता, और 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन। और इसमें दिया कौन सा सम्मिलित नहीं है। फिर से अनुच्छेद बार बार देख लिया जाए एक बार। अनुच्छेद 39 का क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 40 पंचायत, 44 समान नागरिक संहिता, 48 कृषि और पशुपालन संगठन। और 50 में क्या है दोस्तों? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण की बात की गई है। किसमें? 50 में। फिर से अनुच्छेद मिल गया आपको, क्या है? समान। अब पूछा है कौन सा युग में सुमेलित है। देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किसमें था? 39 का में। पशुपालन किसमें था? 48 में था। ग्राम पंचायतों का गठन किसमें था? 40 में था। स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के समान वेतन हो, ये 39, ये सही है। ठीक दोस्तों, देख लीजिए। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता 39 का, कृषि एवं पशुपालन संगठन 48, ग्राम पंचायतों का गठन 40, स्त्री और पुरुषों दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें दोस्तों? 39 घ या 39 दि। क्या है इसमें? ये बार बार दिया गया। देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण किसमें है दोस्तों? 48 का, यानी इसमें फर्स्ट हो जाएगा। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता 39 का, यानी इसमें सेकंड हो जाएगा। समान काम करने का अधिकार जिसमें किसमें दोस्तों? 41 में है। स्मारकों का संरक्षण किसमें दोस्तों? 49 में है। ठीक है, लिख लिया। समान न्याय। देखिए, आपके यहाँ प्रश्न ये बार बार ये दिखा रहा हूं, आखिर प्रश्न बन कैसे रहा है। आपको अनुच्छेद जरूर पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपसे बनने ही बनने। ठीक है, इसलिए अनुच्छेद आप पढ़ के चलिएगा। ठीक, 48 का पर्यावरण काम के अधिकार 41, और स्मारकों का संरक्षण 49। वही प्रश्न बार बार। आगे देखिएगा। मनरेगा हर परिवारों के कम से कम एक सदस्य को 100 दिन के लिए रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। अच्छा, रोजगार का अधिकार संविधान भाग 3 में नहीं, ये रोजगार का अधिकार अगर होता तो हम लोग बेरोजगार थोड़ी बैठे होते, सबको रोजगार मिला होता। ठीक है, अब तो सरकार को चाहे जैसे वो देना पड़ता है, यानी आर गलत है। ठीक दोस्तों, आर गलत है, ये सही है। क्या है? मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे वर्ष 1905 में लोकसभा द्वारा अधिनियम पारित करके किया गया था। इस योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक ग्रामीण परिवार के उनके वयस्क सदस्यों को 100 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराती। और यह भाग 4 के अनुच्छेद 41 के प्रावधान, जिसमें क्या कहा गया है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है, न कि संविधान का अनुच्छेद
सॉरी, संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख नहीं है, मौलिक अधिकार में इसका उल्लेख नहीं है। कहा है मनरेगा का कार्यक्रम किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 43। क्या इसमें मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से तहत है? इसमें ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 43 जो है इसमें भी उपबंध किया गया है। क्या है इसमें? कहा गया है राज्य के उपयुक्त विधानों के आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य देश से किसी उद्योगों या अन्य प्रकार से सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश या संपूर्ण उपभोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करेगा। यानी अनुच्छेद 41 में मिलता है और 43 में भी मिलता है। 42 अब मैंने कहा ना कि आपका अगर संशोधन याद रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। कैसा प्रश्न बना है देखिएगा। कहा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन भागीदारी सुनिश्चित की दोस्तों? कौन सा है? 39 अर्थात 43 का। क्या है? 42वें संविधान संशोधन में कई अनुच्छेद जोड़े गए थे, इसमें ध्यान दीजिएगा। 39 का भी जोड़ा गया है, 43 का भी जोड़ा गया है और 48 का भी जोड़ा गया है। ठीक है, 3 अनुच्छेद जोड़े गए हैं, आपको ध्यान आगे मिलेगा आपको। ठीक है, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत 43 का अंतः स्थापित करके यह प्रावधानित किया गया है कि राज्य किसी उद्योग में लगे उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रावधानों में यह सुनिश्चित करेगा। ठीक दोस्तों, आगे क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन कर्मकारों के भागीदारी प्रावधान करता है दोस्तों? और चूंकि संशोधन पूछ लिया गया है, आपको पता है 43 का में क्या गया, उद्योगों में इनके योगदान की बात की गई है। ठीक है, कौन सा है? 43 का। आगे चलते हैं। समान नागरिक संहिता कहां दिया किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 44 किया गया, हम लोग जस्ट ऊपर देख रहे थे। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक का किसने व्यवस्थित किया दोस्तों? डीपीएसपी ने किया है। अभी अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 50। देखिए, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथकीकरण के प्रावधान व्यवस्थित किया गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 किससे? अंतरराष्ट्रीय शांति से है। अनुच्छेद 41 किससे? काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के लिए है। अनुच्छेद 43 क्या है? उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 48 का क्या है? पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात किया गया वन संवर्धन। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए अभियुक्त के लिए कहां उल्लेख किया गया? जो डीपीएसपी में किया गया है दोस्तों। अभी जस्ट देखें क्या है इसमें, देख लीजिएगा एक बार हल्का सा। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के डीपीएसपी के अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उल्लेख किया गया, जिसमें क्या 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 कहा गया है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिव्यक्ति का राष्ट्र के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतरराष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता से निपटने का। ना कि चले पहले युद्ध करने लगे बाद में निपटेंगे, नहीं, पहले जो होगा रिस्पेक्ट से काम करेंगे, रिस्पेक्ट से रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा भाग अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रति राज्य के उत्तरदायी उल्लेख करता है? कौन से दोस्तों? डीपीएसपी, बार बार देख चुके हैं। फिर से वही अनुच्छेद कौन सा भारतीय विदेश नीति को संबंधित है? अनुच्छेद 51 यानी डीपीएसपी। फिर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा डीपीएसपी के तत्व नहीं जोड़ा गया? शोषण से बच्चों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये जोड़ा गया है। आर्थिक संहिता ये मूल संविधान में था, जो 44वां अनुच्छेद है उसमें लिखा गया है, इसमें कोई जोड़ा नहीं, बल्कि ये भी जोड़ा गया है, ये भी जोड़ा गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिएगा, मैंने आपसे जो चर्चा कर रहा था मैं, ये उचित दे रहा है क्या? समान आचार संहिता 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल नहीं किया गया है, यह मूल संविधान के तहत ही था। किसमें? अनुच्छेद 44 में। फिर कहा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ जोड़े गए हैं, कौन सा? बच्चों के स्वास्थ्य, विकास के अवसर, सुविधाएं और शोषण से बच्चों के अल्पवयस्क व्यक्तियों की सुरक्षा, अनुच्छेद 38 में किया गया है। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता कहा गया है। 39 का क्या है? उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदारी
किस में कहा गया, अनुच्छेद 43 में कहा गया है। और पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की सुरक्षा अनुच्छेद 48 में कहा गया है। कौन कौन से जोड़ा गया है 42 का, 39 का, 43 का और 48 का, ये अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर लिखा है संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया दोस्तों, इस पुरुष और स्त्रियों को दोनों के लिए समान कार्य, समान वेतन, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। ये IAS 2017 प्रश्न है, ये देखते हैं। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत किया करता है, कहा, बच्चों के, स्त्रियों के, दलितों के, जनजातियों के। किसके विरुद्ध है दोस्तों, तीनों के, इसमें दलित नहीं, तीनों के। कौन कौन, बच्चे, स्त्री और जनजातियों के शोषण की बात की गई। किसमें, संविधान के में बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि दलित शब्द का संविधान उल्लेख नहीं किया। ठीक है, संविधान दलित शब्द का उल्लेख किया ही नहीं गया है। कौन सा एक राज्य का नीति निषेध तत्व नहीं है, कौन सा दोस्तों, मद्य निषेध है, गौ संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण है। ठीक है, इसमें ये सब, ये 48 में है, ये 48 कम है। ठीक है, ये 14 वर्ष आयु के कम बच्चे, इसमें कहा, ये 6 वर्ष से पूर्व कहा गया है। किसमें, अनुच्छेद 45 में कहा गया है। ठीक है, उसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि अगर 6 वर्ष से कम बच्चे हैं तो राज्य का ये दायित्व है उनके लिए कुछ प्रावधान करे। लेकिन जो 14 वर्ष से कम आयु की शिक्षा है, ये किसमें कहा गया, ये आपका मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक दोस्तों, संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 और गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत, जबकि पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 का के तहत है। राज्य के नीति निषेध तत्वों में अनुच्छेद 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले 45 के तहत नीति निषेध तत्व में था, लेकिन जब 46वां संविधान संशोधन हुआ, तो दोस्तों मैंने बताया ना आपसे शुरू में कि जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया। उसे क्या कहा गया, शैशव पूर्व देखभाल के लिए 6 वर्ष से नीचे आयु के बालकों के लिए शिक्षा का व्यवस्था का शामिल किया गया है। ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका अगर पूछा जाए कहाँ कहाँ प्रावधान है 6-14 वर्ष के लिए, एक आपको फंडामेंटल राइट मिल जाएगा, दूसरा क्या मिल जाएगा, मौलिक कर्तव्य, दोनों में इस चीज का उल्लेख किया गया। कौन सा राज्य का नीति निषेध तत्व नहीं है, कौन से दोस्तों, 16 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क सहायता, मतलब निःशुल्क शिक्षा, ये भी प्रावधान नहीं किया गया। आगे क्या है, कौन सा DPSP में है, मानव के दुर्व्यवहार बलात्श्रम का प्रतिषेध, कौन सा करता है, यह फंडामेंटल राइट करता है। ठीक है, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ये यही है। ठीक है, इसमें कहा गया अनुच्छेद 47 में कहा गया है क्या, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के और औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग के प्रतिषेध। मतलब अगर कोई आप ऐसे औषध लेते हैं जैसे ड्रग्स वगैरह, तो इसको प्रतिबंध लगाना क्या है, सरकार का दायित्व है। जबकि जो मानव दुर्व्यवहार है, बलाश्रम है, ये सब किसके तहत है दोस्तों, अनुच्छेद 23 के तहत क्या है, आपको प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रतिष्ठित राज्य के नीति तत्वों के अंतर्गत प्रावधान शामिल है। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, बिल्कुल, ग्राम पंचायतों का गठन सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन, बिल्कुल सही है, ये सब पूरा उल्लेख किया गया है। अब इसमें पूछा कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है, कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है, कौन कौन सा दूसरा और तीसरा, इसमें ध्यान दीजिएगा। कुछ गांधीवादी सिद्धांत कौन से को देख लेते हैं। गांधीवादी सिद्धांत कहीं नोट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कौन सा, अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई, ये है। अनुच्छेद 43 में क्या है, कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत एवं या सहकारी आधार पर बढ़ाने के प्रयास, क्योंकि गांधी जी किस पे बात कर रहे थे, पंचायतों के गठन की बात कर रहे थे और कुटीर उद्योगों की बात कर रहे थे, और क्या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण की बात कर रहे थे। यानी ये जो काम है ये गांधी जी ही कर सकते हैं, इसलिए। प्लस मादक पेय पदार्थों की बात भी गांधी जी कहते भैया इसको बंद करो, तो ये भी क्या है, गांधीवादी ही है। और गांधी जी गाय और बछड़ों को बड़ा प्रेम करते थे, इसीलिए क्या है, इसका भी उल्लेख किया गया है, गांधीवादी से ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन सा प्रावधान नीति निषेध तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है, कौन है दोस्तों, पर्यावरण। पर्यावरण जो है आपका, एक तो अनुच्छेद 21 के तहत क्या गया है, पर्यावरण, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा है, प्लस इसका अनुच्छेद 48 में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, किसमें किसमें पूछा गया था? मौलिक कर्तव्यों में भी जोड़ा गया है। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में विकल्प और ध्यान देना है, ये इसमें भी है और फंडामेंटल राइट में भी है, फंडामेंटल राइट में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण का नीति निश्चय तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 का मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51 का में यह शामिल है। अन्य विकल्पों में उद्योग और प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने और समान नागरिक संहिता के केवल नीति निश्चय तत्वों के तहत अनुच्छेद 43 का और 44 में यह शामिल किया गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण कहाँ कहाँ है दोस्तों? डीपीएसपी में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी है। ठीक है, आगे चलते हैं, दोनों में है। दोस्तों अब हम आगे चर्चा करते हैं मौलिक कर्तव्य का, क्योंकि अब उसमें जो था डीपीएसपी उतना पर्याप्त था। इसके आगे करते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो आपको पता है दोस्तों, मूल संविधान में ये नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। तब इसे भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया। ठीक दोस्तों, क्यों शामिल किया गया? चूंकि यह फंडामेंटल राइट, और अगर आपको दिया गया है किसी राज्य ने, राज्य मतलब सरकार की बात कर रहे हैं, राज्य मतलब पोलिटी वाले राज्य की बात कर रहे हैं, अगर राज्य आपको मौलिक अधिकार देता है तो उसके साथ साथ कुछ आपको कर्तव्य भी देगा, कर्तव्य का पालन भी करना पड़ेगा। ये लगभग सभी जो समाजवादी देश होते हैं वहां पर ये होता है। तो इसीलिए जो हमने इसकी संकल्पना ली है, रसिया से लिया है, और उसका एक बड़ा रीजन ये रहा है कि रसिया भी समाजवादी कंट्री है, भारत भी समाजवादी था, उसी का जो लक्षण है हमें यहाँ पर दिखता है। ठीक दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, जिसे एक कमेटी गठित की गई। कौन सी? सरदार सौर सिंह कमेटी ने कि समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में क्या किया गया? जोड़ा गया, भाग 4 का के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितना है दोस्तों? 11 है। अगर पूछा जाए कब जोड़ा गया? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन। कौन सा भाग है? भाग 4 का है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 का में है। तो दोस्तों, हालांकि इसमें जब जोड़ा गया था केवल उसकी संख्या 10 थी, लेकिन 11वें संविधान में इसका कुल जो 11वां जो था, इसे मैंने आपसे बोला था ना, जो 86वें संविधान संशोधन हुआ उसमें ये भी जोड़ा गया था। ठीक है, कहाँ कहाँ जोड़ा गया है 86वें से? एक तो आपको फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया है, दूसरा आपका डीपीएसपी में जोड़ा गया है, तीसरा यहां भी जोड़ा गया है इस चीज को। ठीक है, क्या इसमें जो है शिक्षा का अधिकार जो था, इसमें ये कहा गया 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके शिक्षा का प्रावधान क्या कौन करेगा? अभिभावक का भी दायित्व होगा। ठीक है, और इसे जो जोड़ा गया जेएस वर्मा जो समिति थी इसके गठन किया गया था। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों संस्थाओं के और राष्ट्र ध्वजों राष्ट्र ज्ञान की आदर करें। ठीक है, हम क्या कहा गया? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों हृदय में संजोए रखें तथा उनके पालन करें। गम कहा क्या कहा गया? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूत रखें। फिर क्या है दोस्तों? देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, भारत के सभी लोगों के समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है तथा हमारी सामाजिक संस्कृतियों की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करें। प्राकृत पर्यावरण, उनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीवों की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें, ठीक है, और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र के निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां छू सके। यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 से 14 वर्ष की
आयु वाले, ये अंतिम में जोड़ा गया है, यथास्थिति बालक के मतलब शिक्षा के अवसर प्रदान करे। ठीक है, ये आपका प्रावधान किया गया। ये क्या थे दोस्तों? ये आपके मौलिक कर्तव्य हैं जो आपके संविधान में उल्लेख किया गया है। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों के विषय है? इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया की गई है या विधि कर्तव्यों के साथ परंपरागत संबंधित है। क्या दोस्तों? देखते हैं। इसमें दोनों नहीं सही है। क्यों? क्योंकि यह जो है इसकी सिफारिश मतलब न्याय योग्य नहीं है। आप इसके खिलाफ मतलब न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। सोर्सिंग समिति सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। हालांकि इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, मतलब आप इसमें कोई कानून नहीं बनाया गया है ना तो, और प्लस ये क्या है, अगर उल्लंघन या अनुपालन ना होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर मान लीजिए हमने नहीं किया, अगर ऐसा होता, जितने लोग हैं जो उल्टा सीधा बोलते रहते अब तक जेल में होते। ऐसा नहीं कहा गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान मूल कर्तव्य शामिल किया गया है दोस्तों? सोर्सिंग समिति, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। फिर लिखा है किस कमेटी या आयोग के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? सोर्सिंग कमेटी, बार बार पूछा गया। सोर्सिंग कमेटी वही प्रश्न है। और कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों, भारत की संप्रभुता यानी प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसके अनछुड़ रखने के लिए मौलिक कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया दोस्तों? तीसरे स्थान पर रखा गया। ठीक है, उसमें अगर लिखा जाए सीक्वेंस में तो 51 का के ग उपखंड में लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। आगे क्या? जस्ट ऊपर हम लोग उल्लेख कर चुके हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन के विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? 51 का के तहत। किसमें? 51 का के तहत। आगे चलते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया दोस्तों? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। आप इतनी बार सुन लीजिए, चीजें रट जाए 1976 में। ठीक है, चीजें रट जाए, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े, इतना बस ध्यान दीजिएगा बस। ठीक है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया दोस्तों? भाग 4 का। मूल कर्तव्य के भारत के संविधान में किस भाग में किया गया दोस्तों? भाग 4 का। जस्ट बार बार वही प्रश्न है। सोर्सिंग समिति 1976 से सदस्य रहे कौन कौन से हैं दोस्तों? इसमें ध्यान देना है। ए बी डी यानी ए अंतुले, एस रे और CM स्टीफन। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आगे एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। जो सोर्सिंग समिति गठित की गई थी, इसके आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित किया गया। भाग 4 का जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। ठीक है, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए और एक अंतिम जोड़ा गया 11वां 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये जो समिति गठित की गई थी दोस्तों, इसमें जो 12 सदस्य शामिल थे, जिसमें AR अंतुले, SS रे, CM स्टीफन इस समिति के भी शामिल थे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए? बार बार वही प्रश्न, रट्टा मार, इतना बार पढ़ लो कि ससुरा भूले ही ना। दूसरा कर्तव्य याद रहे ना, अपना जरूर याद हो जाएगा। आगे, मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है भाई? कहाँ जोड़ा गया है? भाग 4 कब जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है दोस्तों? 51 का में शामिल है। ठीक, देखिए कैसे प्रश्न बन रहा है। 42वां संविधान संशोधन 10 आचार देशों के किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य के जो आचार आदेश जो हमारे मौलिक कर्तव्य है। कौन सा एक संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है दोस्तों? 42वां है। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों?
42वां है। ठीक, आगे छोड़िएगा, आगे चलिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 का भारत का नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेशों द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। अच्छा। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है। अच्छा। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। अच्छा। किसी विशिष्ट कर्तव्य पालन के संवैधानिक कानून क्षेत्र मात्र से न्यायालय द्वारा अनिश्चित निश्चित किया जा सकता है। यानी इसे कौन सा सही? इससे परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। यानी अगर हम कोई आदेश बना सकते हैं, कोई कानून बना सकते हैं, उसके द्वारा क्या कर सकते हैं? इसे मतलब प्रभावी बना सकते हैं। क्या इसका मतलब? मौलिक कर्तव्य को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, ये मतलब गलत है। परमादेश क्या होता है? एक रिट होती है जिसे न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर जारी किया जा सकता है। आपको पता है दोस्तों, जो अनुच्छेद 32 होता है, अनुच्छेद 32 तहत न्यायालय क्या कर सकता है, या अनुच्छेद 226 तक परमादेश जारी कर सकता है कि भैया आप ये अनुपालन नहीं कर रहे, इसको पालन कीजिए, किसी संवैधानिक लोक अधिकारी या संवैधानिक अधिकारी के खिलाफ। लेकिन इसके अगर कोई मौलिक कर्तव्य के पालन नहीं कर रहा है तो आप इसके तहत न्यायालय परमादेश नहीं जारी कर सकता। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है लोगों को नैतिक जिम्मेदारी अर्पित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा? आम चुनाव में मतदान देना पहले ही नहीं है, बाकी सब है। चुनाव में मतदान का कोई हमारा कर्तव्य नहीं, हमारी इच्छा है। मूल मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था, बार बार वही जोड़े गए हैं। आगे चलते हैं। अब इतना तो हम देख चुके हैं, अब कौन सा है हम लोग ऊपर देख चुके हैं, इससे आप एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आगे। 51 का के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है दोस्तों? 11। 10 पहले, एक बाद में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत पालन और आदर शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? संविधान में। किसका पालन करना है? संविधान का। आदर किसका करना है? संविधान का। ठीक है, क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य के प्रथम खंड का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वजों और राष्ट्रगानों का आदर करे। ठीक दोस्तों, भारत में मौलिक कर्तव्य का कौन सा है? कौन है? भारत हमारी मिली जुली संस्कृति और समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या है? हमारी मिली जुली संस्कृति और समृद्ध विरासत का संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? कौन से दोस्तों? प्राकृतिक संरक्षण की रक्षा करना बिल्कुल है। हमारे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखने का पालन करना बिल्कुल के अस्पृश्यता मिटाने के लिए और प्रयास करें। ये काम सरकार का है, आप क्यों करेंगे? ये काम सरकार का है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में लिखा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित, इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व याद हैं, इसके प्रश्न अगर अनुच्छेद से संबंधित आ जाते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल चीजें वहीं से लिखी गई हैं। ठीक है, आपको जब फंसाने की कोशिश करेगा वहीं से करेगा। जैसे इसमें अगला प्रश्न देखिएगा, जैसे कहा गया भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं? जैसे तीसरा ऑप्शन, ग्राम पंचायतों का सहायता गठन करना। भाई साहब, ये कहाँ लिखा गया? अनुच्छेद 40 लिखा गया है। अगर आपको ये पता होता कि अनुच्छेद 40 में ये चीज लिखा गया है तो निश्चित तौर से आपसे ये प्रश्न कभी गलत ना होता। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ये लिखा है, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। भारतीय संविधान के कर्तव्यों में से कौन सा कर्तव्य निर्धारित किया गया? देश की रक्षा करें। अच्छा। आयकर अदा करें, ऐसा नहीं लिखा गया। हमारी संस्कृतियों, गौरवशाली परंपराओं को रक्षा करें, संपत्ति की सुरक्षा करना। अच्छा, ये भी कहा गया है। ठीक, और दूसरा ऑप्शन, अगर दूसरा आप एलिमिनेट कर देते, ये कट जाता, यही ऑप्शन आपका सही हो जाता। ठीक दोस्तों, आगे क्या है? भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के मूल कर्तव्यों में उल्लेख क्या है? निश्चित संस्कृतियों की समृद्ध विरासत की रक्षा, बिल्कुल। सामाजिक अन्याय की ओर कमजोर वर्गों की रक्षा, ये आपका काम कहाँ से हो सकता है? ये आपका काम नहीं हो सकता। यानी अगर अगर हम इसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते तो दो यहाँ भी था, दो यहाँ भी था, दो यहाँ भी था, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता। ठीक, ये काम हमारा आपका नहीं है, ये काम सरकार का है। किस एक संरक्षक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है दोस्तों? वन्यजीव प्राणी का।
ग्राम पंचायतों का नहीं, राष्ट्रीय ध्वज का नहीं, अनुसूचित जातियों का नहीं, ये सब आपका कर्तव्य नहीं, वन्यजीव प्राणी का कर्तव्य करिए बस। दोस्तों ओवरऑल चीजें वही हैं। अब आप इसका क्या करना है, आपको चीजें देख लीजिएगा कि एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, मैं जितना था एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आगे हम अगला जो टॉपिक देखेंगे राष्ट्रपति से देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहां मैं पीसीएस के लिए जो अदर सेगमेंट है उसके जो कोर्स टॉपिक होते हैं जहां अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहते हैं उसे मैं कवर करा रहा हूँ, उसे आप कर सकते हैं। प्लस डेली में प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये भी कर लीजिए। निश्चित तौर से जैसे मान लीजिए आपसे मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मान लीजिए आप करंट के लगभग 30 क्वेश्चन, पॉलिटी लगभग 20 क्वेश्चन, ठीक है, जियोग्राफी और ईबीएस की बात करें लगभग 40 क्वेश्चन, 40 20 60 30 90, और साइंस ये भी लगभग 25 क्वेश्चन, और मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 10 क्वेश्चन। अगर आप इतना सेगमेंट कवर कर ले रहे हैं, 1 महीने का समय है, आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए लग जाइए, बहुत कम समय है और अपने मेहनत को निखारिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।